ओके चलो, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर आपका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सो 11th में आई थिंक हमने बेसिक ऑफ कॉमर्स वगैरह पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन क्या क्या होती है, किस किस चीज़ को कॉमर्स कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से अलग बिजनेस है, व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ द बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और बाकी सारे जो मैनेजमेंट के आगे के लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट पार्ट में आएगी। अभी मैं डायरेक्टली फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ बिजनेस सर्विसेज का, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार वेटेज देख लेते हैं। सो फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल कवर अराउंड 7 to 10 मार्क्स ऑफ योर पेपर। Okay, then functions of management around 12 marks, that is also one of the important chapter. Okay, entrepreneurship development 5 marks. Business services 20 marks. Emerging mode of business around 7 to 10 marks. Social responsibilities of business again 7 to 10 marks. Consumer protection 10 to 15 marks. And marketing again 7 to 10 marks. Okay. So I'm starting with the fourth chapter, that is business services. अभी हम एक बार इसका ना ये फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बैंकिंग, बिजनेस सर्विसेज में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, बैंकिंग आया, फिर इंश्योरेंस आया, ट्रांसपोर्ट आया। सो वो उस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। बैंकिंग में मीनिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है। इंश्योरेंस में मीनिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन एंड फायर, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन ट्रांसपोर्ट, मीनिंग, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मीनिंग, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर बिजनेस में भी लगती है। कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कंपैरेटिव स्टडी, उनका डिफरेंस भी डायरेक्टली आ सकता है 7 to 8 मार्क्स का। ओके, सो अगर मैं किसी सर्विस की बात करूँ, आपको क्या क्या लगता है कि सर्विसेज में हम कौन सी चीज़ों की सर्विस लेते हैं? सो कौन सी चीज़ों की हम सर्विस लेते हैं डेली लाइफ में? कोई एग्जांपल है आपको याद है? बस सर्विस, सो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट, लाइक ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट होता है ना? सो अलग अलग सर्विसेज हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। आपको वो सर्विस दिखती है क्या? दिखती है? वो एक चीज़ को हम अलग दूसरी जगह कर सकते हैं सर्विस को, जैसे हम गुड्स को करते हैं? नहीं? या फिर ठीक है दिखती होगी, लेकिन क्या हम उसको बोलते हैं ना, जैसे आपण वाऱ्याला हात लावू शकतो का? नाही, वैसे सर्विस को नहीं कर सकते। सो दैट इज इंटेंजिबल इन नेचर। सो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, मार्क दैट लाइन। ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड, नॉट स्टॉक, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सर्विस का यूज कर सकते हैं। Services cannot be stored for a future use, hence they are produced and consumed simultaneously. Business services are those services which help in successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature. Perishable मतलब एक बार मैंने वो सर्विस यूज कर ली तो वो खत्म हो गई, एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेट्रोजीनियस का जो अपोजिट है दैट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम चीज़ क्यों है, एक जिसमें सिमिलैरिटी हो। फॉर पर्टिकुलरली अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर नूडल्स की बात करूँ तो वो तो कंपनी अलग अलग हो सकती है, बट दैट प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस। वो दोनों सेम है, मतलब अगर किसी वो yippee नहीं लिया या फिर मैगी नहीं किया, प्रोडक्ट सेम ही है, उसका ब्रांडिंग अलग है, बट दीज आर होमोजेनियस प्रोडक्ट। हेट्रोजेनियस मतलब हर सर्विस अलग अलग होती है। अभी बैंकिंग और इंश्योरेंस ये दोनों सर्विसेज है, पर वो दोनों का नेचर किसी भी चीज़ में सेम है क्या? नहीं। बैंकिंग इज डिफरेंट, इंश्योरेंस इज डिफरेंट, ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट एंड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट।
सो दे ऑल सर्विसेज आर हेट्रोजेनियस इन नेचर, वो एक दूसरे से बहुत अलग है. इंसेपरेबल, इंसेपरेबल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग सर्विसेज एक दूसरे पे डिपेंड करती है, राइट. सो व्हाट इज मीनिंग, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई because they are closely associated with goods. No transfer of possession or ownership takes place when services are sold, and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they came into existence at the time they are bought and consumed. वही चीज़ वापस बोलिए, ठीक है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अगर 20 मार्क्स ये पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज है तो उसमें से कुछ भी आ सकता है. मीनिंग तो मोस्टली नहीं पूछेंगे. जब भी आप कभी कभी क्या होता है, आप कभी किसी बड़े आंसर बड़े क्वेश्चन के आंसर का आप स्टार्ट करोगे ना लिखना, अगर सर्विस पे आपको पूछा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विसेज, उस चीज़ में वो डायरेक्टली आप फीचर्स को नहीं चालू कर सकते अपना आंसर. यू हैव टू राइट सम मीनिंग व्हाट इज सर्विसेज, उसकी एटलीस्ट वन डेफिनेशन, क्योंकि जब 20 मार्क्स का वेटेज है सो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई 2-3 बड़े क्वेश्चन आएंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्विस बाय फिलिप कोटलर. A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. कोई भी physical product से उसका tied up नहीं हो सकता. और अगर मैं सर्विस की बात करती हूँ, जैसे गुड्स के ट्रांजैक्शन में भी देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, वैसे ही सर्विसेज में अगर हम पीएमपीएमएल की बस का भी यूज़ करते हैं तो वो सर्विस मुझे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर अपना पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. और सर्विस कौन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग. मतलब देयर आर 2 पार्टीज. नेक्स्ट, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने सर्विस की डेफिनेशन में क्या बोला है, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स. ये ऊपर के डेफिनेशन में भी था, प्रोडक्शन के रिलेटेड या फिर सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड. मतलब क्या होता है, मैं अगर कोई भी गुड्स पर्टिकुलर प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो गुड्स प्रोड्यूस करने से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने तक अलग अलग टाइप की सर्विस में यूज़ करती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए मेरे पास फंडिंग नहीं है तो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का यूज़ करती हूँ. अगर वो आइटम ऐसा है कि जिसके लिए मुझे इंश्योरेंस करना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर वो पर्टिकुलर गुड्स है वो मुझे किसी दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना है, जो वो मरीन से जाएगा, सपोज शिप से जाएगा, तो उसका मरीन इंश्योरेंस करना पड़ता है. सो यहाँ पे पहले ही 2 इंडस्ट्री आ गई, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया. जो मैं भेज रही हूँ दैट इज़ अनदर ट्रांसपोर्ट. सो डिफरेंट मतलब मेरी बेसिक एक्टिविटी क्या है, मैंने जो फिनिश गुड्स बनाया वो मुझे बेचना है. सो दीज सर्विसेज आर रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स. लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई पर्टिकुलर एडवोकेट हो या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल अगर सर्विस दे रहा है या फिर डॉक्टर सर्विस दे रहा है, तो उसमें किसी गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट. तो उसमें किसी भी गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली सर्विस है. सो सर्विस इंडिविजुअल भी हो सकती है या फिर इट इज़ रिलेटेड टू गुड्स आल्सो. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विस. अभी हम जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे ही वहाँ पे मार्क करो, इसलिए वापस हमें नहीं आना पड़ेगा. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विसेज. सो देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स. अगर ये 6 मार्क का आता है क्वेश्चन तो सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ओके. सो फर्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी. जो पॉइंटर्स हमने डेफिनेशन में पढ़े, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल या फिर इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी, ये सारे. सो आपको फीचर्स भी याद रखना है और डेफिनेशन या फिर मीनिंग भी याद रखना है. तो आपको पूरा सेम है. अगर आप डेफिनेशन या मीनिंग याद रखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पॉइंटर्स में डेफिनेशन, मतलब एक बार मैंने डेफिनेशन पढ़ ली, टेक्निकल वर्ड्स याद आ गए, बस उनको ही पॉइंटर्स बना के मुझे फीचर्स में लिखना है. समझ में आया. So what is intangibility? A service is not a physical product that can be touched or seen. A service can be experienced by the buyer or the receiver. Services lack material form. उसको कोई भी एक particular form नहीं किसी भी services को, and therefore they are intangible. Due to intangibility, services cannot be demonstrated like goods, and therefore service providers must create good impact on the customers by delivering quality services on टाइम. सो ये इस पॉइंट में जो फर्स्ट लाइन है, अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड, अंडरलाइन दैट. एंड ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी से लेके ऑन टाइम तक. रिपीट करो.
हाँ, सो फर्स्ट लाइन अ सर्विसेज से लेके टच्ड और सीन तक, एंड जो लास्ट लाइन है ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी से लेके ऑन टाइम तक, लास्ट लाइन तक। ओके, सो दैट इज इंटेंजिबल, मतलब जिस चीज़ को मैं छू नहीं सकती, जो या फिर जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है कोई भी। देन इनसेपरेबिलिटी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। डेफिनेटली अगर सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं होगा तो सर्विस मिलेगी ही नहीं। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। ये भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का या फिर कुछ दिन का गैप रहेगा, लेकिन वो सर्विस कंप्लीट एक ही टाइम पे होगी। देन थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज आर हेट्रोजिनियस। हाँ सॉरी एक मिनट, फर्स्ट लाइन कॅनॉट बी सेपरेटेड पर्यंत, अँड सेकंड लाइन द प्रेझेन्स ऑफ सर्विस प्रोव्हायडर पासून सर्विसेस टू कस्टमर पर्यंत. ओके. थर्ड, inconsistency. Services are heterogeneous nature, मतलब they are different. There can be no perfect standardization of a services, even if the service provider retains the same. The quality of the service may differ from a time to time. For example, कोई तो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो हमारे DTH सर्विसेज की बात करूँ, फिर चाहे वो उसमें टाटा हो या फिर डिश टीवी हो या फिर वही वीडियोकॉन DTH हो. स्टार्टिंग में सबके घर पे डिश टीवी चालू था, लेकिन टाइम टू टाइम पे ना उन लोग की सर्विस बिगड़ती गई. हम बोलते ना ये सर्विस, अभी ये सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है. फिर या कोई तो होटल है बड़ा वाला, पहले नया शुरू किया तो एकदम सर्विस अच्छी दे रहा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं. जब भी जाओ उसके यहाँ पे कुछ रेडी भी नहीं रहता. तो हम क्या बोलते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस बिगड़ती जा रही है, फिर इम्प्रूव भी हो सकती है. सो इट इज इनकंसिस्टेंसी. सो the quality of service will differ from time to time. For example, same restaurant can give you a different experience to two different customers. अगर किसी रेस्टोरेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त जाता है उसको नहीं क्या वो होटल है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सो ये अलग अलग पर्सनस को के टाइम पे भी डिफर हो सकती है, या फिर एक ही पर्सन को अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग टाइप की सर्विस मिल सकती है. फोर्थ इज पेरिशेबिलिटी. इसका सर्विसेस आर हेट्रोजेनियस, फर्स्ट वो लाइन, एंड पूरा वो टाइम टू टाइम तक, फर्स्ट 2 लाइन्स. ओके. देन पेरिशेबिलिटी में, ओके. So what is perishability? The production and consumption of services are inseparable because storage of services is not possible. So ये जो लाइन है ना, storage of services not possible, इस पे भी आपको ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of services. Unlike goods, they cannot be stored for future sale. For example, the vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon. एक बार वो गई तो गई. So फर्स्ट लाइन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज से लेके इन्वेंटरी ऑफ सर्विसेज पर्यंत, फर्स्ट 2 लाइन्स. ओके. नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. Unlike goods, all services are non-transferable in nature. For example, a customer can book hotel room, but the ownership of room remains with the होटेलियर. लाइक एक पर्टिकुलर रूम पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपकी होती है, मतलब मेरी रूम है उतने टाइम के लिए होती है जितने टाइम का आपने उस सर्विसेज का पेमेंट किया है. देन उसका भी प्रोवाइडर टू कस्टमर, फर्स्ट 2 लाइन, अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज से फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर तक. अगर आपको वो टाइम पे अगर याद आया कि इसमें से कोई तो एग्जाम्पल में, नॉट एग्जाम्पल अगर बुक में भी नहीं दिया होगा तो आपको अपने से भी कुछ एग्जाम्पल एग्जाम के टाइम पे याद आया तो आप लिख सकते हैं आगे चल के. देन कंज्यूमर पार्टिसिपेशन फॉर सर्विसेज, जैसे
किसी भी सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट है, सर्विस कंज्यूम करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सर्विसेज. सो फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, और सर्विस ये कंसेप्ट ही अधूरी है. So the seller cannot offer service without the presence of customer. Vice versa, customer cannot accept service unless the seller is present to offer a service. So हमने क्या क्या देखा पहले, बिजनेस सर्विस का मीनिंग देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखे उसके फीचर्स ऑफ सर्विस. ओके, एक मिनट. सो पहले ही हमने जब देखा था तब देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. सो हम एक एक त्याचा हायलाइट नाही करून दिलं, थांब एक मिनिट. फर्स्ट टू लाइन, सर्विसेस कॅनॉट बी ऑफर्ड पर्यंत. ठीक है, ओके. अभी ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है वो हम एक एक करके देखते हैं. बिजनेस सर्विस इंटेलिजेंस इन योर एरिया. सो फर्स्ट इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री, जिस चीज़ को हम डेली बेसिस पे देखते हैं, है ना. बैंक के बिना कुछ काम नहीं होता है. इंश्योरेंस तो फिर भी ठीक है, मेरा चॉइस होगा तो मैं इंश्योरेंस लूँगा या फिर उस इंडस्ट्री से मेरा कुछ रिलेशन आएगा, लेकिन बैंकिंग के सिवा तो कुछ भी नहीं हो सकता. सो व्हाट इज बैंकिंग इंडस्ट्री? बैंकिंग का बेस क्या है? द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको. ये भी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर किस में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, विच मीन्स अ बेंच. Okay. In earlier days, money lenders used to display coins of different currencies in big heaps or benches. That is fine. Meaning देख लेते हैं हम. The first line ही important है. The term bank comes from the French word banco, which means the bench. अभी यहाँ पे तो नहीं है, बट आगे चल के आई थिंक हमें FY के सिलेबस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहीं ना कहीं तो आपको वो डिटेल में पढ़ना है कि एक बैंक को क्या क्या रेगुलेशंस कवर करने पड़ते हैं, कौन से पॉलिसीज है जो उसको इम्पोर्टेंट है. So what is meaning? A bank is a financial institution, ये तो हमको पता है, which deals with the deposits and advances and other related services. Deposits मतलब हमारी investments, advances मतलब जो हम लोन वगैरह बैंक से लेते हैं. Bank provides various services related to money or financial requirement of the consumer. As per the Banking Regulation Act, ये definition आ सकती है. Banking Regulation Act के हिसाब से what is the definition of banking? वो मार्क करो पूरी की पूरी. पढ़ो. As per the Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transacts the business of banking in India, and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending. मुझे किसी को लोन देना है, लेकिन लोन देने के लिए मेरे पास कुछ तो पैसे होने चाहिए, बैंक का अपना कुछ तो कैपिटल होगा, लेकिन जितना बैंक के पास बिजनेस आएगा, मतलब जितना बैंक के पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, वैसा ही होता है ना. हमारे पास घर में जो इनकम आता है उसी इनकम को हम खर्चे के लिए रूट आउट करते हैं. वैसे जितनी बैंक के पास FDs आएगी या फिर RDs, जितना इन्वेस्टमेंट के कस्टमर्स बैंक के पास आएंगे, उतना ही वो लोन के कस्टमर ले सकेंगे. ओवरबर्डन तो बैंक भी नहीं हो सकती. सो the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft and order of otherwise. ठीक है, ओके. ये पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी. So what are the types of bank? There are different types of bank. One is a central bank. वो हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? हमारे देश की, right. Then there are some commercial banks, then cooperative banks, then development bank मतलब I think IDBI वगैरह ये सारी development banks है. Then exchange bank,
देन रीजनल रूरल बैंक, ये हम अलग अलग टाइप के देखते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर किसी भी पर्टिक्युलर गाव या फिर रीजन की एक रीजनल बैंक होती है, लाईक जिल्हा बँक मराठीमध्ये झालं जिल्हा बँक, हां तसं. देन सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज बैंक. अभी हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है. आई थिंक मैं 10 मिनट्स में रैप कर दूंगी लेक्चर. आज हमारा थोड़ा कम टाइम हुआ है लेकिन आगे नहीं होगा. सो द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. ये जितने सारे टाइप के बैंक हैं, इन सारे बैंक को या फिर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को आरबीआई चलाती है, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स. ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी ये कुछ अपना एक्ट बना के अपने रूल्स के हिसाब से चल रही, नहीं. जब भी आरबीआई रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट चेंज करता है, वो सारे जिनके जिनके नाम के आगे बैंक लिखा है वो सारे लोगों को अफेक्ट करता है. सो सिंगल बॉडी, जैसे अगर मैं लीगल सिस्टम की बात करूँ, लीगल सिस्टम में जो हमारा सेंट्रल कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है दैट इज़ फाइनल, उसके आगे कोई भी उसके डिसीजन को अपोज नहीं कर सकता. वैसे ही आरबीआई के केस में जो आरबीआई का डिसीजन है वो हर एक बैंक को अप्लीकेबल है. द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. Every country has their own central bank. In India, the RBI is the central bank. RBI was established in 1935. इसको मार्क करो. First, the RBI is the central bank and RBI 1934 तक. एक्ट आया 1934 में और एस्टैब्लिश हुई 1935 में. और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एज फॉलोज. 4 पॉइंटर्स है, 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको क्या बोलते हैं वो रीजन का जो है, हाँ उसमें भी आ सकता है, या फिर वन से आंसर इन वन सेंटेंस का जो है ना उसमें भी आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई में. सो फर्स्ट इज फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूज करेंसी नोट्स. आरबीआई ही नोटा बनवते. आरबीआई act as a banker to the government, acts as a banker's bank to commercial and others bank in India. Okay, so this is a central bank. Next is commercial bank. Commercial banks play an important role in economic and social development of a country. Commercial banks perform important functions such as primary functions. क्या है commercial bank की, इसमें भी one sentence आ सकता है. What are the primary functions? Accepting of deposits and lending of money, and secondary functions are agency functions and utility functions. In India, commercial banks are divided into 3 groups. Public sector bank मतलब हमारी स्टेट बैंक आई या फिर बैंक ऑफ इंडिया आई, ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक. हम तो एक तो अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए. सो नेशनल बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, IDBI. IDBI I think it is a development bank because it is Industrial Development Banking Corporation, banking institution I think. And what are the foreign banks like Citibank, HSBC, Standard Chartered, Deutsche, BNY, ये सारे foreign banks है. इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल पूछेंगे या फिर जस्ट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, ठीक है. सो दीज आर द कमर्शियल बैंक. मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है, कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सो वो सारे जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक के ग्रुप के अंडर आते हैं. हमने ऊपर कहीं भी प्राइवेट बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा अलग नहीं पढ़ा, वो कमर्शियल बैंक में ही आया. कोऑपरेटिव बैंक मतलब हमारी जैसे जनता सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर TJSB ठाणे जनता सहकारी बैंक. सो दीज आर द कोऑपरेटिव बैंक. या फिर सारस्वत है, वो सारी कोऑपरेटिव बैंक्स है. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लगता है, उनके भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट एडिशनली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स वो ओवर पावर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट को. सो फुल एंड फाइनल आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही फॉलो करना है. So cooperative banks are popular in semi-urban and rural areas. The main aim of cooperative bank is to provide credit to economically backward people, farmers and small scale units. इसलिए जनरली उनके जो लोन के वगैरह भी रेट होते हैं, आजकल तो आरबीआई जितना बताती है उतना ही है, लेकिन जो रेट होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़े से कम होते हैं. बोलते हैं ना सवलतीच्या दरात तुम्हाला लोन मिळेल कम्पेअर टू अदर बँक. म्हणजे बऱ्याचदा स्टेट बँक ऑफ इंडियापेक्षा पण यांचे रेट खूप कमी असतात.
बिकॉज त्याच पर्पजसाठी फॉर्म केलेले आहेत. जनरली द कोऑपरेटिव्ह बँक्स वर्क ॲट 3 डिफरंट लेवल्स: प्रायमरी क्रेडिट सोसायटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक अँड स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक. प्रायमरी क्रेडिट सोसायटीज लाईक स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असतात डिरेक्टली एका पर्टिक्युलर स्टेट रिलेटेड. work at a village level. They collect deposits from the members and common public. District central cooperative bank means these banks are operate at a district level. म्हणजे पर्टिक्युलर जिल्ह्यासाठी असतात, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगैरे अशा असतात त्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक असतात. अँड स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स मीन्स द बँक ऑपरेट ॲट अ state level. They provide funds to central cooperative bank and primary credit societies as required. याच्यामध्ये जर 3 डिफरेंट लेवल पे अगर क्वेश्चन आया तो इतना आपको लिखना है पूरा का पूरा जो है वो तीनों ABC. Then industrial development bank. These are financial institutions that provide medium and long term funds to the business firms. डेवलपमेंटसाठी म्हणजे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास ना अगर कोई ब्रिज बनाना हो या फिर ऐसे जो डेवलपमेंट रिलेटेड होता है ना, बिजनेस लोन्स ही मैक्सिमम देते हैं. मतलब उनके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कोई ना कोई कंपनी या फिर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वो होते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर लाइक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. मोस्ट ऑफ द टाइम और इनके जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज ज़्यादातर गवर्नमेंट लेवल पे होती है. एंड महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन etc. Some functions of development banks are as follows: provision of medium and long term funds to business units for the purpose of expansion and modernization, underwriting of shares issued by public limited companies, and purchase of debentures and bonds. मतलब इनका पूरा बिजनेस ही अलग है जो नॉर्मल लेवल पे इनका काम नहीं चलता है. देन एक्सचेंज बैंक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड. द एक्सचेंज बैंक्स एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. आजकल तो बड़े बड़े SBI में भी फॉरेक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो लाइक एन एक्सचेंज बैंक. मतलब वो सिर्फ नॉर्मल पब्लिक यूटिलिटी बैंक भी नहीं है, वो ये भी काम करती है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेज बैंक, बार्कलेज फाइनेंसेस, बैंक ऑफ टोक्यो एटसेट्रा. सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज: फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन. आपको मोस्टली ना टाइप्स ऑफ बैंक अगर पूछा जाएगा ना तो जितना उसका मीनिंग है ना उतना ही मीनिंग आप लोग लिखो. ओके. So exchange bank, what are the some functions of exchange bank? Financing foreign trade transaction, issue a letter of credit, discounting of bills of exchange, and remittance of dividend, interest and profit. अगर आपको याद आया उस चीज़ के functions तो लिखो, वरना जितना उसका meaning है उतना लिखा तो भी चल जाएगा. Then what are the regional rural banks? Regional rural banks were established in 1975. These banks are sponsored by the large public sector banks. The capital of regional rural banks is contributed by the central government 50%. Underline this. The capital of regional rural bank is contributed by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट 50% है, स्टेट गवर्नमेंट 15% है, स्पॉन्सर्ड बैंक 35%. म्हणजे फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है जळगाव, अहमदनगर वगैरह, ऐसे भी कुछ बैंक्स होते हैं ना, दीज आर सम रीजनल. या फिर कौन सी बैंक है, हाँ खानदेश, या फिर यू से कोई तो है, मतलब पर्टिकुलर गांव पे जो बैंक बनाई गई है. अगर मैं कोकण की बात करूँ तो चिपळूण नागरी सहकारी वो बैंक है. सो ये दीज आर द रीजनल रूरल बैंक जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं चिपळूण नागरी सहकारी की बात करूँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और अगर कोई स्पॉन्सर्ड बैंक है फिर चाहे वो SBI और बैंक ऑफ इंडिया बोले कि हम लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए. सो ये टोटल बेस पे उनका बिजनेस चलेगा. So RRBs mobilize deposits primarily from rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to the small and marginal farmers. क्योंकि स्पेसिफिकली उनके लिए क्यों है, क्योंकि उनको थोड़ा कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाएगा. सेविंग्स बैंक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग ऑफ पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज. एग्जाम्पल्स ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक. हम बोलते हैं ना पोस्ट की सेविंग है, पोस्ट में भी, स्पीड पोस्ट में भी अपना अपना अकाउंट होता है.
दैट इज़ अ पोस्टल सेविंग बैंक। और वो सारी स्कीम आजकल हमें बैंक में भी मिलती है। लाइक अगर पहले होता था कि मुझे पीपीएफ वगैरह शुरू करना है तो आपको पोस्ट में ही जाना पड़ता था, पोस्ट में अकाउंट खोलना पड़ता था और वहाँ से आपका आरडी और पीपीएफ रन होता था सिर्फ पोस्ट से। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो नेशनलाइज बैंक है वो लोग भी करते हैं। अभी पीपीएफ चालू करने के लिए या फिर आरडी चालू करने के लिए सिर्फ आपको पोस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन देर आर सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स। These banks provide financial and advisory assistance to their customers. Their clients generally include business firms and government organizations. Investment banks facilitate mergers and acquisitions by undertaking research and providing advice on investment decision. ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का, मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर किए जाते हैं। Specialized banks, these banks cater to requirements and provide overall support for setting up business in specific areas, जिसमें एग्जिम बैंक आई, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI, ये सारे अभी नए नए चालू हुए। देन नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में सुना होगा आपने, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उस वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो फॉर्म की गई है। यस यस, इसलिए वो मतलब रेगुलरली मैं जाकर नाबार्ड में अकाउंट नहीं खोल सकती। अगर कोई फार्मर है उसको पर्टिकुलर कुछ सर्विस चाहिए, उसका नाबार्ड से कनेक्शन होता है। ओके ठीक है। इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्नो, दिस इज नाबार्ड। नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक। इट इज कंसर्न विद पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर अदर एक्टिविटीज। आई डोंट थिंक इसका कुछ क्वेश्चन आया है पर्टिक्युलरली। ठीक आहे, एक्सरसाइजमध्ये असेल तर बघूया आपण, बाकी फक्त फॉर्मेशन है त्याच्यामध्ये। ठीक है, बाकी का हम बाद में देख लेंगे अपने अगले लेक्चर में। न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके ठीक है, सो अभी तक तो समझ में आया? ओके, पुढच्या